चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे आज की क्लास। तो इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट मार्क करना। प्रश्न में पूछ रहे कि बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा तारिक रहमान बन गए हैं। इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लो। जैसे इनकी पार्टी का नाम क्या है, बांग्लादेश नेशनल पार्टी। और ये पार्टी किनकी है, जो बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री रही थी खालिदा जिया, अभी कुछ समय पहले इनका निधन भी हो गया। ये इन्हीं के बेटे हैं तारिक रहमान। इन्हीं की पार्टी है बांग्लादेश नेशनल पार्टी। सिंपल सा याद रखो भाई मेरे। अभी बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं, तारिक रहमान बन गए हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। अभी तक बांग्लादेश में जो अंतरिम सरकार चल रही थी उसमें प्रधानमंत्री कौन थे, मोहम्मद यूनुस। ये आप जानते ही हो। बांग्लादेश एक बार आप मैप में देख सकते हो, ये बांग्लादेश है। और कैपिटल इसकी ढाका होती है, करेंसी इसकी ढाका हो गई। ढाका में ही आपको बिम्स्टेक का मुख्यालय मिल जाएगा। प्रेसिडेंट कौन है, मोहम्मद शहाबुद्दीन। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी किस राज्य सरकार ने स्त्री सुरक्षा योजना को शुरू किया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल सरकार ने इसको शुरू किया है। कौन सी योजना है, स्त्री सुरक्षा योजना महिलाओं के लिए शुरू की गई है केरल सरकार के द्वारा। इसमें क्या होगा, वित्तीय सहायता दी जाएगी। जो कमजोर बेरोजगार जो महिलाएं हैं, जो ट्रांसजेंडर महिलाएं हैं, उनको वित्तीय सहायता दी जाएगी हर महीने 1,000 रुपए की। लेकिन उनकी उम्र ध्यान रखना 35 से लेकर 60 वर्ष के बीच की होनी चाहिए, तो उन्हीं को ये सहायता मिलेगी। ठीक है, स्त्री सुरक्षा योजना है, केरल ने शुरू की। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर के लिए भारत का पहला सरकारी मदद वाला नेशनल बायो बैंक ये कहां पर शुरू हुआ है। तो सही उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में। तो अभी भारत ने याद रखना, लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर के लिए भी अपना पहला सरकारी मदद वाला नेशनल बायो बैंक शुरू किया है। कहां पर शुरू किया है, अहमदाबाद गुजरात में शुरू किया है। ये जो लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर है, याद रखना एक दुर्लभ अनुवांशिक बीमारी है। तो यहाँ इस बायो बैंक में होगा क्या, इस बीमारी से पीड़ित जो भी मरीज है उनके अनुवांशिक डेटा को इकट्ठा किया जाएगा, उन पर रिसर्च की जाएगी ताकि बीमारी के लिए बेहतर इलाज खोजा जा सके। ठीक है, तो कहां पर, गुजरात अहमदाबाद में। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी प्रधानमंत्री ऑफिस, प्रधानमंत्री कार्यालय को साउथ ब्लॉक से अभी शिफ्ट करके नए बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया। तो उस नई बिल्डिंग का नाम क्या है। तो आंसर हो जाएगा सेवा तीर्थ, उसको बोलेंगे। ठीक है, तो पीएमओ ऑफिस अब सेवा तीर्थ नामक बिल्डिंग में शिफ्ट हो चुका है। और इसी परिसर में जो कुछ और बिल्डिंग्स हैं, जैसे कि उनके नाम है कर्तव्य भवन 1, कर्तव्य भवन 2। बाकी जो इंपॉर्टेंट मंत्रालय हैं वो इस बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए हैं। सेवा तीर्थ में एक तो ये पीएम ऑफिस, उसके अलावा राष्ट्र सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय ये शिफ्ट हुए हैं इस बिल्डिंग में। ये तीनों मिलेंगे आपको। बाकी कर्तव्य भवन 1 और 2 में जो इंपॉर्टेंट मंत्रालय हैं वो शिफ्ट हुए हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत टैक्सी के साथ साझेदारी करने वाला भी पहला राज्य या यूनियन टेरिटरी भी कौन सा बन गया है। तो आंसर हो जाएगा दिल्ली। और भारत टैक्सी के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ये एक सहकारी मॉडल है। पहले क्या होता था, जो टैक्सी होती है वो ओला उबर से जुड़ी होती थी, इसमें उनको कमीशन वगैरह देना होता था। तो मतलब दिन भर में जो भी ड्राइवर कमा रहा है उसका 30-40% तो यही ले जाते हैं कंपनी वाले। लेकिन इसके बाद अब सरकार ने इनके लिए अलग से ये भारत टैक्सी को शुरू किया। इसमें इनको कोई कमीशन वगैरह नहीं देना, बस डेली का जो 31 रुपए वो चार्ज होगा वो इनको देना है, और बाकी जितना भी दिन भर में कमाए वो इन्हीं का होगा। इसके अलावा 5 लाख रुपए का पर्सनल दुर्घटना बीमा, 5 लाख रुपए का पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा भी इनको दिया जा रहा है। तो बहुत बढ़िया बात है। और अभी इसके साथ साझेदारी करने वाला, इसके साथ जुड़ने वाला दिल्ली पहला राज्य या यूनियन टेरिटरी बन गया है। अगले में पूछ रहे हैं अभी गुजरात की गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष कौन बन गए। तो उदय कोटक बन गए हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। इन्होंने किनका स्थान लिया है, हसमुख अधिया का स्थान लिया है। उदय कोटक आप जानते ही हो, कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक हैं। अगर जानते हो तो एक और जानकारी इनके बारे में याद रखना। चलो याद नहीं रखना, ये तो आप ही को बताना है, आप ही से पूछूंगा। अभी इनको पद्म पुरस्कार मिला है। अभी 2026 का आप बताएंगे कौन सा पद्म पुरस्कार मिला, पद्म विभूषण मिला, भूषण मिला या श्री मिला। ठीक है, ये बताओ आप। और कहां पर है ये गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी की फुल फॉर्म होती है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जो आपको मिलेगा गांधीनगर में। ये भारत का पहला, याद रखना, ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किस कंपनी ने भारत का पहला ब्रेल लिपि वाला प्रीमियम क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया। तो आंसर होगा बॉब कार्ड लिमिटेड। नाम से समझ में आ रहा है, बॉब कार्ड लिमिटेड बैंक ऑफ बड़ौदा की एक सहायक कंपनी है। और अभी इसी ने भारत का पहला ब्रेल लिपि वाला प्रीमियम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। ब्रेल लिपि से आप समझ गए होंगे, वो लोग जो देख नहीं सकते उनके लिए है ये क्रेडिट कार्ड। इसमें उभरे हुए डॉट्स होंगे जिन्हें छू करके वो पहचान पाएंगे। तो इस तरह का ये एक क्रेडिट कार्ड होगा उनके लिए। वर्ल्ड ब्रेल डे तो आप जानते हो 4 जनवरी को मनाते हैं, लुई ब्रेल के जन्मदिन को, जिन्होंने ही ब्रेल लिपि की खोज की थी। ठीक है, बाकी बैंक ऑफ बड़ौदा
हेडक्वार्टर वडोदरा गुजरात में है। एमडी सीओ देवदत्त चंद है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी बारबाडोस के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो आंसर होगा मिया मोटली। मिया मोटली अभी फिर से बारबाडोस की प्रधानमंत्री बन गई है। मैं आपको दिखाता हूँ मैप में बारबाडोस। तो आप देखेंगे ये यहाँ पर बारबाडोस आपको मिलेगा। कैरेबियन सागर में स्थित एक देश है ये छोटा सा। कैपिटल इसकी ब्रिस्टाउन होती है, करेंसी है बारबेडियन डॉलर। मिया मोटली फिर से प्रधानमंत्री बन गई है। अभी एक अच्छा प्रश्न है कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने जीडीपी और आईआईपी के लिए भी कौन सा बेस ईयर निर्धारित किया है, तो आंसर होगा 2022-23। तो अभी याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने जीडीपी, सीपीआई और आईआईपी के बेस ईयर में संशोधन करने की घोषणा कर दी है। तो जीडीपी और आईआईपी, जीडीपी मतलब तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है और आईआईपी मतलब होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स। इनका जो बेस ईयर था वो अभी तक 2011-12 था, लेकिन अभी उसको बदल करके 2022-23 कर दिया गया। और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है इसका जो बेस ईयर था 2012 से बदलकर अभी 2023-24 कर दिया गया। बेस ईयर वो होता है, सिंपल सा समझो, एक रेफरेंस ईयर होता है जहां से हम तुलना करते हैं। और इन तीनों की बात करें, जीडीपी तो आपको बताइए ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक सीमित समय में, चाहे वो साल भर हो, चाहे महीना हो, चाहे 6 महीने हो, तो एक सीमित समय में देश के सीमा के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य कहलाता है जीडीपी। सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये बताता है कि समय के साथ लोगों के द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुएं और सेवाओं के दामों में कितनी महंगाई बढ़ी है या घटी है। घटता तो नहीं है, सब बताइए। मतलब सीधे तौर पर कहें तो आम आदमी के लिए महंगाई का असर ये बताता है सीपीआई। और आईआईपी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स ये बताता है कि भारत की फैक्ट्री में सामान का उत्पादन बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है, तो तीनों के अब नए बेस ईयर हो गए, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में जारी नए दिशा निर्देशों के अनुसार वंदे भारतम के कितने अनिवार्य छंद अब गाए जाएंगे, तो आंसर होगा 6। तो अभी गृह मंत्रालय ने, होम मिनिस्ट्री ने, जो राष्ट्रगीत है हमारा वंदे मातरम, उसके गायन को लेकर के पहली बार एक विस्तृत प्रोटोकॉल जारी किया है। इसमें इन्होंने कहा जो भी गवर्नमेंट इवेंट्स हो गए, स्कूल में कोई इवेंट होता है या स्कूल में नॉर्मली भी प्रार्थना के वक्त, तो इसमें इन्होंने कहा कि जो भी गवर्नमेंट इवेंट्स हो गए, जो स्कूल हो गए, फॉर्मल इवेंट्स हो गए, इसमें वंदे भारतम बजाना अनिवार्य होगा। और यदि किसी कार्यक्रम में राष्ट्रगीत जो है हमारा वंदे मातरम और राष्ट्रगान भी गाया जा रहा है, जनगण मन जो आप है, जो हम गाते ही हैं, तो अगर दोनों गाने हैं, तो सबसे पहले आपको वंदे भारतम गाना होगा, उसके बाद आप राष्ट्रगान यानी कि जनगण मन गाओ। और अभी तक पहले क्या होता था, 2 छंद गाए जाते थे, लेकिन अब पूरे के पूरे 6 छंद, जो भी इसके 6 पैराग्राफ है, वो आपको गाने होंगे। और इसे गाने में करीब 3 मिनट 10 सेकंड का वक्त लगेगा। और इसको भी राष्ट्रगान की तरह, राष्ट्रगीत को भी सीधे खड़े होकर के बिल्कुल स्ट्रेट, अगर ये बज रहा होगा या सुन रहे हो या इसे बोल रहे हो, तो आपको सीधे खड़ा होना होगा। वैसे आपको याद है भारत सरकार वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ भी मना रहा है। और अभी रिपब्लिक डे पे हमारी जो थीम थी वो यही थी, 150 ईयर ऑफ वंदे मातरम। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी आर्कटिक सेंट्री मिशन किसने लॉन्च किया, तो सिर्फ सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, इसको शुरू किया है नाटो ने। ठीक है, तो ये एक नया मिलिट्री मिशन है इनका, आर्कटिक सेंट्री इसको नाम दिया, नाटो ने शुरू किया। ठीक है, तो सिंपल सा आप याद रखेंगे, एक तरह का ये मिलिट्री मिशन है जिसका नाम है आर्कटिक सेंट्री, इसको शुरू किया है नाटो ने। और नाटो से 2-3 बातें याद रख लो। एक तो फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना होती है 4 अप्रैल 1949, हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम। सेक्रेटरी जनरल मार्क रुटे हैं और 32 नंबर का मेंबर कंट्री स्वीडन बना था। ठीक है, बाकी ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे भी अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया, तो आंसर हो जाएगा इसका 15 फरवरी को मनाया जाता है। थीम क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिंग इम्पैक्ट। इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे की हम बात कर रहे हैं 15 फरवरी को। और कैंसर से ही आपको याद आएगा कि एक वर्ल्ड कैंसर डे भी होता है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कब होता है, 4 जनवरी को होता है। और वो कब होता है, तो वो 4 फरवरी को होता है। ठीक है, तो वो भी ध्यान में रखना। अगला देखते हैं प्रश्न। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी भारत का पहला राष्ट्र गो संस्कृति संग्रहालय ये कहाँ पर स्थापित होगा, तो आंसर हो जाएगा इसका मथुरा में। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न रह सकता है कि भारत के उत्तर प्रदेश के मथुरा में ये अपना पहला, तो याद रखना अभी भारत ने उत्तर प्रदेश के मथुरा में अपना पहला राष्ट्र गो संस्कृति संग्रहालय ये स्थापित करेगा। और ये संग्रहालय एक्चुअल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय है यहाँ पर मथुरा में ही, तो उसी के कैंपस में, उसी के परिसर में इसको विकसित किया जाएगा। अब यहाँ पे होगा क्या,
तो यहाँ पर गायों के 100 स्वदेशी नस्लों को डिजिटल मॉडल में दिखाया जाएगा। जो भी गो आधारित जो भी उत्पाद होंगे उनके आयुर्वेदिक लाभ और गाय संरक्षण की जानकारी दी जाएगी। यहाँ पर परंपरा और विज्ञान को जोड़ने का प्रयास किया गया है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के मथुरा में। ध्यान रखना, ये भारत का पहला राष्ट्रीय गो संस्कृति संग्रहालय है। ठीक है। फिर अगले में पूछ रहे, अभी केंद्र सरकार ने रोड एक्सीडेंट के बाद तुरंत मेडिकल मदद के लिए अभी कौन सी योजना शुरू की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री राहत। तो सड़क पर दुर्घटना के बाद तुरंत मेडिकल मदद और कैशलेस इलाज के लिए अभी भारत सरकार ने प्रधानमंत्री राहत योजना शुरू की है। अच्छा, प्रधानमंत्री राहत योजना में राहत का मतलब क्या होता है? रोड एक्सीडेंट हेल्थ असिस्टेंस। तो इस योजना के तहत दुर्घटना के पीड़ित को 7 दिनों तक 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। तो इस योजना को लाने का उद्देश्य यही है कि एक्सीडेंट के बाद, जब भी एक्सीडेंट होता है किसी व्यक्ति का, तो उसके बाद जो कुछ समय होता है, आधा एक घंटे का जो पीरियड होता है, उसको गोल्डन आवर कहा जाता है। उसमें अगर उसे सही से इलाज मिल जाएगा तो वो बच जाएगा। अगर सही से इलाज नहीं मिल पाता उस समय में, तो फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये योजना यही सुनिश्चित करती है कि भैया जल्दी से उसको लेकर के जाओ हॉस्पिटल, जो भी पैसा लग रहा है वो लगाओ, हम पैसे देंगे। 7 दिनों तक उसके इलाज के लिए 1.5 लाख रुपए सरकार दे रही है। मतलब इस योजना का उद्देश्य यही है कि पैसों की कमी के कारण किसी घायल व्यक्ति का इलाज नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री राहत योजना है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, भैया हेरात पोस्ट त्योहार ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये प्रश्न आपको बता दूं एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ध्यान में रखना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। हेरात का मतलब होता है हर रात्रि या शिवरात्रि। तो ये त्यौहार जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक त्यौहार है। महाशिवरात्रि के मौके पर मनाया जाता है। हम लोग महाशिवरात्रि कहते हैं, वो लोग इसे हेरात उत्सव कहते हैं या फिर हेरात पोस्ट त्योहार कहते हैं। तो महाशिवरात्रि, जिस तरह से हम लोग इसे महाशिवरात्रि कहते हैं, वहीं पर इसको सेम चीज है, हेरात पोस्ट त्योहार कहते हैं। तो अभी मनाया गया कहाँ पे? जम्मू कश्मीर, याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर ये अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। इसका आयोजन हुआ 16 से लेकर 20 फरवरी तक। कहाँ? नई दिल्ली में, नई दिल्ली के भारत मंडपम में। और थीम क्या है? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। ठीक है, तो याद रखेंगे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन अभी हुआ नई दिल्ली में। और थीम जरूर याद रखना है ना, थीम जरूर याद रखना आप लोग। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी देश के पहले सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बेस्ड पीडीएस सिस्टम को कहां पर लॉन्च किया गया? तो आंसर हो जाएगा इसका गुजरात में लॉन्च किया गया। तो भारत के पहले याद रखना सीबीडीसी। सीबीडीसी मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो एक तरह की डिजिटल करेंसी होती है और इसी पर बेस्ड ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम को अभी शुरू किया गया। तो कहां पर? तो गुजरात के महात्मा मंदिर में इसको शुरू किया हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह ने। और सीबीडीसी मतलब मैंने आपको बताया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो आप कह सकते हो ये क्या है? ये बैंक नोटों का ही, जो आपके पास है अभी, उसका ही एक डिजिटल रूप है। यहाँ पे ई रुपया चलता है। अब इस सिस्टम में होगा क्या? तो इसमें जो सरकार है वो सीधे लाभार्थी जो भी होंगे उनके डिजिटल वॉलेट में राशन के लिए डिजिटल रुपया, ई रुपया डाल देगी, जिससे कि वो लाभार्थी अब राशन की दुकान पर ये क्यूआर कोड लगा होगा, इसको स्कैन करेगा और जो भी उसे करेंसी देनी होगी वो इस डिजिटल रुपये में ही वो देगा। ठीक है, उसके अलावा कुछ और ये पॉइंट्स हैं, आप आराम से पढ़ सकते हैं। मैंने आपको रिवीजन ही करवाया था डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन कहां पर किया? तो आंसर हो जाएगा इसका असम में किया है। तो मोदी जी ने भी असम के डिब्रूगढ़ जिले के मोरेन में नेशनल हाईवे पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधा, इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया। और याद रखना, ये पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा है। ये 4.2 किलोमीटर लंबा एक खास राजमार्ग पट्टी है जो युद्ध जैसी स्थिति या प्राकृतिक आपदाओं के समय लड़ाकू विमान और परिवहन विमान को उतारने और उड़ान भरने के काम आएगा। अच्छा, इसके अलावा एक और पॉइंट यहाँ पे जोड़ेंगे आप कि अभी मोदी जी ने कुमार भास्कर वर्मा सेतु का भी उद्घाटन किया असम के गुवाहाटी में ही। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। 6 लेन ब्रिज है ये और इस ब्रिज की टोटल लंबाई है 1.24 किलोमीटर। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अभी याद रखना, भारतीय तटरक्षक बल के जो डायरेक्टर जनरल है परमेश शिवमणि, इन्होंने गोवा में वाटर जेट प्रोडक्शन और टेस्टिंग फैसिलिटी का भी उद्घाटन किया है।
फिर अगले में पूछ रहे हैं कि वाटर जेट प्रोडक्शन और टेस्टिंग फैसिलिटी के साथ भारत दुनिया का तीसरा देश बन गया है, ये कहाँ पर शुरू हुआ? तो आंसर इसका हो जाएगा गोवा में। तो अभी भारतीय तटरक्षक बल के जो डायरेक्टर जनरल है परमेश शिवमणि, इन्होंने गोवा में वाटर जेट प्रोडक्शन और टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। और इस तरह से आप देखोगे कि भारत या अमेरिका और साउथ कोरिया के बाद पानी के जहाज के लिए वाटर जेट सिस्टम बनाने वाला और जांच करने वाला ये तीसरा देश बन गया दुनिया का। अब क्या होता है ये? तो आप कह सकते हो ये एक हाईटेक कारखाना है जहाँ पे समुद्री जहाज, चाहे फिर वो तेज गश्ती पोत हो या इंटरसेप्टर बोट हो, तो उनको चलाने वाली जो वाटर जेट तकनीक है वो यहाँ पर बनाई जाएगी, उनकी जांच की जाएगी उसकी। ठीक है, तो इस फैसिलिटी का भी उद्घाटन किया इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल परमेश शिवमणि ने। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे अभी इंडियन आर्मी इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप IMACC 2026 का भी कौन सा संस्करण की मेजबानी कर रहा है भारत? तो इसका सही उत्तर होगा चौथा संस्करण। हम किसकी बात कर रहे हैं? इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप 2026 की। 18 से लेकर 23 फरवरी तक इसका आयोजन किया जा रहा है, पहला एडिशन है। और कहाँ पे हो रहा है या कहाँ पर हुआ? पूर्वी हिमालय क्षेत्र में। और मेजबानी की इसकी भारतीय सेना ने। तो आप कह सकते हो भारत और मित्र देशों के सैनिकों की शारीरिक शक्ति और मानसिक मजबूती और टीम वर्क का कठिन पहाड़ी इलाकों में प्रशिक्षण करने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। मतलब पहाड़ी इलाकों में इन सब सैनिकों ने मिलकर के टीम वर्क किया, जो भी उनका टेस्टिंग लेना था, परीक्षण लेना था, वो सब यहाँ पर किया गया। और इसकी थीम है फ्रेंडशिप थ्रू स्पोर्ट। किसकी? इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप 2026 की। फिर देखो ये भी अच्छा प्रश्न है कि डेविड जे फार्बर का निधन हो गया, उन्हें किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता था? तो आंसर हो जाएगा इंटरनेट के जनक, यानी कि ग्रैंडफादर ऑफ इंटरनेट। तो याद रखना डेविड जे फार्बर, इन्हीं को ग्रैंडफादर ऑफ इंटरनेट के रूप में जाना जाता था। जब कंप्यूटर अलग अलग काम करते थे तब उन्होंने ऐसे तरीके खोजे जिससे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़कर बात कर सके। उन्होंने केवल तकनीक ही नहीं विकसित की बल्कि उन कंसेप्ट पर भी काम किया जिनसे आज का WWW ऑफ इंटरनेट संभव हो पाया है। तो नाम इंपॉर्टेंट रहेगा, डेविड जे फार्बर। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी 2026 का जो फिडे फ्री स्टाइल विश्व चैंपियनशिप है उसको किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा मैग्नस कार्लसन ने जीता है। मैग्नस कार्लसन विश्व के नंबर 1 चेस प्लेयर हैं, जो कि जर्मनी से बिलोंग करते हैं, जो कि नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। तो फिडे फ्री स्टाइल वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 हुआ कहाँ पे? ये हुआ ये जर्मनी में है। मैग्नस कार्लसन ने जीत लिया। हराया किसको? फेबियानो कारुआना को हराया है। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी का ड्राफ्ट लाने वाला और उसे अप्रूवल देने वाला भी भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर हो जाएगा केरल बन गया है। तो सिंपल से याद रखना है, केरल ये भारत का पहला राज्य बन गया जिसे अगले 25 सालों के विकास को दिशा देने वाली एक व्यापक शहर नीति का मसौदा अभी तैयार किया और उसे मंजूरी भी दे दी है। तो इस नीति का उद्देश्य है 2050 तक केरल के शहरों को रहने लायक, आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। ठीक है, तो प्रश्न ऐसे ही याद रखना कि कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी का ड्राफ्ट लाने वाला, उसे अप्रूवल देने वाला भी भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर हो जाएगा केरल बन गया है। फिर पूछ रहे हैं अभी किसने भारत विस्तार AI टूल को लॉन्च किया? तो आंसर हो जाएगा शिवराज सिंह चौहान ने, जो कि हमारे कृषि मंत्री हैं। इन्होंने ही भारत विस्तार AI टूल को लॉन्च किया है। यहाँ पे देखो, विस्तार का मतलब होता है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। तो ये एक AI पावर्ड मल्टीलिंगुअल डिजिटल प्लेटफॉर्म है। और ये प्लेटफॉर्म क्या करेगा? किसानों को एक ही जगह पर जो भी ज़रूरी, जो भी भरोसेमंद जानकारी होगी वो उपलब्ध कराएगा। और किसान यहीं पर अपनी भाषा में खेती से जुड़े कोई भी जानकारी, कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, उनको जानकारी मिलेगी। और इसमें याद रखना भारती नाम का एक AI वॉइस असिस्टेंट होगा। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा स्मृति मंधाना को। अच्छा, स्मृति मंधाना ही नहीं, 2-3 नाम और ध्यान रखना, जैसे कि इन्होंने इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर चुना दिव्या देशमुख को, ये एक चेस प्लेयर है। उसके अलावा पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना प्रीति पाल को, ये एक एथलीट है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया अंजलि भागवत को, इनका संबंध शूटिंग से है। ठीक है, ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे अभी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का भी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा प्रसन्ना कुमार को। तो सिंपल से याद रखना, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के अभी नए अध्यक्ष बन गए हैं। कौन? प्रसन्ना कुमार बन गए हैं। ठीक है, तो इतना सा ही आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं।
अच्छा, एक ये प्रश्न भी देखो, बेलिंडा क्लार्क अवार्ड से भी किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा एनाबेल सदरलैंड को। और इस बेलिंडा क्लार्क अवार्ड के बारे में मैंने आपको बताया था, ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट का ये सबसे बड़ा पुरस्कार है। और अभी ये एनाबेल सदरलैंड को ये दिया गया, ऑस्ट्रेलिया की ही प्लेयर है। ठीक है, तो एनाबेल सदरलैंड का नाम याद रखना। इस बार का बेलिंडा क्लार्क अवार्ड इनको मिला है, प्रश्न इंपॉर्टेंट रह सकता है। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी, एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 हुआ था, इसमें पदक तालिका में टॉप पर कौन रहा? तो सही उत्तर हो जाएगा भारत। भारत इसमें टॉप पर है, आप देख सकते हो। एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2025 की हम बात कर रहे हैं, अभी 2 से लेकर 14 फरवरी तक हुआ था, 17वां एडिशन है। कहाँ पर? भारत में। भारत में नई दिल्ली के कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में। और इसमें भारत आप देखोगे मेडल टैली में तो पहले स्थान पर है, दूसरे पे कजाकिस्तान है और तीसरे पे उज्बेकिस्तान है। फिर अगले में पूछ रहे हैं, वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे ये मनाया जाता है 17 फरवरी को। और थीम है टूरिज्म रेजिलियंस एंड एक्शन फ्रॉम क्राइसिस रेस्पॉन्स टू इम्पैक्टफुल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इतनी बड़ी थीम है, ध्यान में रखना ये दिवस कब होता है और थीम क्या है। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत सरकार ने अभी पहले प्रिसिजन गाइडेड वेपन है जिसका नाम है हैमर, इसके निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया? तो याद रखना सिंपल सा, ये हैमर एक मिसाइल है और इसे फ्रांस की सेफ्रॉन कंपनी और भारत की भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी मिलकर के तैयार करेगी। और कहाँ पर निर्माण किया जाएगा? इसका निर्माण भारत में ही होगा। अभी भारत में कोई स्थान नहीं बताया, लेकिन ये बोल दिया कि भारत में ही निर्माण होगा। तो हमने कहा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और फ्रांस की ओर से कौन सी कंपनी है? सेफ्रॉन इंडिया। और फ्रांस की तरफ से कौन सी कंपनी है? सेफ्रॉन कंपनी है। ये दोनों मिलकर के इसको तैयार करेगी। हैमर, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूटेशन एक्सटेंडेड रेंज। तो ये एक स्मार्ट प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल है जो कि हवा से जमीन पर सटीकता से हमला करने में सक्षम है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सही उत्तर फ्रांस हो जाएगा। फिर आपसे पूछा जा रहा है, भव्य भारत भूषण पुरस्कार किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया? तो आंसर होगा ईशा फाउंडेशन। ईशा फाउंडेशन के संस्थापक आपको बताया कौन है? सदगुरु जग्गी वासुदेव है। और इन्होंने ही कहा कि भव्य भारत भूषण पुरस्कार हम शुरू कर रहे हैं। तो इस नए राष्ट्रीय सम्मान का उद्देश्य है राष्ट्र सुरक्षा, विज्ञान, कला, खेल और सामुदायिक कल्याण जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले असाधारण व्यक्तियों को इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। अभी वैसे अभी 2026 में ही इसको देना शुरू कर दिया गया है। 2-3 श्रेणी अगर मैं आपको बता दूं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो इसरो के हेड है एन नारायण, उनको दिया गया। खेल के क्षेत्र स्पोर्ट्स में साइना नेहवाल को दिया गया। आप जानते हैं उनका संबंध बैडमिंटन से है, अभी संन्यास भी ले लिया इन्होंने। और कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो वायलिन वादक है डॉक्टर एन राजम, इनको दिया गया। नृत्यांगना है अलारमेल वल्ली और इतिहासकार है विक्रम संपंत, इनको दिया गया है। और प्रथम पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया? तो हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी ने प्रदान किए पुरस्कार। कहां पर? कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। ठीक है, तो ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी, बायो एशिया 2026 का आयोजन ये कहां पर किया गया? तो आंसर हो जाएगा इसका हैदराबाद में। और है क्या बायो एशिया? तो आप कह सकते हो तेलंगाना सरकार के द्वारा आयोजित एशिया का ये सबसे प्रमुख वार्षिक जीव विज्ञान यानी कि लाइफ साइंस और बायोटेक्नोलॉजी सम्मेलन और प्रदर्शनी है, जिसका आयोजन हर साल होता है। और 2026 में ये इसका भी 23वां संस्करण हुआ। कहाँ पर हुआ भैया? हैदराबाद में हुआ। और इसकी थीम क्या है? टेक बायो अनलीश। क्या है? टेक बायो अनलीश्ड। ठीक है, ध्यान रखना ये। फिर अगले में पूछें कि अभी अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 कहाँ पर हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में हुआ ये। बेंगलुरु में जो भारतीय विज्ञान संस्थान है वहां पर। और इसका उद्घाटन किया कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी, 700 T20 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बन गए? तो आंसर हो जाएगा राशिद खान बन गए। अभी जो T20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन हो रहा है, 10वां एडिशन, और कहाँ पर कौन होस्ट कर रहा है? भारत और श्रीलंका। वहीं पर इन्होंने ये कारनामा किया। राशिद खान अफगानिस्तान के लेग स्पिनर है और अभी T20 क्रिकेट इतिहास में 700 विकेट लेने वाले ये दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। अभी उन्होंने अपना ये जो 700वां विकेट है वो यूनाइटेड अरब अमीरात के मोहम्मद अरफान के खिलाफ लिया है। मतलब उनका ये विकेट लिया है। और इस तरह से ये 700 T20 विकेट लेने में उन्होंने कितने मैचेस खेले हैं? तो 518 मैचेस खेले हैं।
ठीक है, ध्यान रखना ये। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत का पहला ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआईसीटी ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु की ही एक एआई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है भारत वन डॉट एआई, और इसी ने बेंगलुरु में भारत की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई सिटी बनाने का ऐलान किया है। तो ये जो शहर है ये बेंगलुरु के, और कहाँ पर बेंगलुरु में भी कहाँ पर, सरजापुर में, सरजापुरा में। ये 5 लाख वर्ग फुट एरिया में इसको बनाया जाएगा। ये एक तरह का B1 एआई सुपर पार्क इसका नाम रखा है, जो कि एक आधुनिक एआई रिसर्च कैंपस होगा। ठीक है, तो इतना सा आपको याद रखना है कि भारत की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई सिटी, इसका निर्माण किया जाएगा बेंगलुरु में। कौन कर रहा है, ये कंपनी का नाम मैंने आपको बता दिया, भारत वन डॉट एआई। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी भारतीय नौसेना के पहले स्वदेशी कैडेट प्रशिक्षण जहाज का नाम क्या रखा है इन्होंने, तो आंसर हो जाएगा कृष्णा उसका नाम रखा है। तो याद रखेंगे भारतीय नौसेना का ये पहला पूरी तरह से स्वदेशी यानी कि मेड इन इंडिया कैडेट प्रशिक्षण जहाज है, इसका नाम कृष्णा रखा है। इसे लॉन्च किया गया अभी चेन्नई में, चेन्नई के कट्टुपल्ली में L&T शिपयार्ड में इसको लॉन्च किया गया। इसका काम क्या होगा, तो ये जहाज भारतीय नौसेना के महिला व पुरुष कैडेट से उनको समुद्र में नेविगेशन और युद्ध कौशल सिखाएगा। ठीक है, तो कृष्णा इसका नाम होगा, ध्यान रखना। क्या है ये भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी कैडेट प्रशिक्षण जहाज है, कृष्णा इसका नाम है। फिर अगले में पूछ रहे अभी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में किस परियोजना को मंजूरी दी है, तो आंसर होगा अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट। तो अभी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप में 92,000 करोड़ रुपए से अधिक की विशाल ग्रेट निकोबार समग्र विकास परियोजना को मंजूरी दे दी है। तो इस परियोजना में, इस प्रोजेक्ट में होगा क्या कि एक तो इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा ग्रेट निकोबार के गेलाथिया बे में, और इससे फ़ायदा क्या होगा, सिंगापुर और कोलंबो जैसे बंदरगाहों पर हमारी निर्भरता कम होगी, डिपेंडेंसी कम होगी। और इस टर्मिनल के अलावा एक हवाई अड्डा वहाँ बनेगा, टाउनशिप और पावर प्लांट भी बनाया जाएगा जिससे स्थानीय विकास हो सके। और ये जो परियोजना है, ये जो प्रोजेक्ट है, ये मलक्का स्ट्रेट के पास में है। मलक्का स्ट्रेट ये दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग में से है, और मलक्का स्ट्रेट ये दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। ठीक है, जो मोटी मोटी बातें थी वो मैंने सबको बता दिया, आपको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी किस राज्य ने भारत की पहली व्यापक ग्राफीन नीति को मंजूरी दे दी है, तो आंसर हो जाएगा केरल। तो याद रखेंगे अभी केरल सरकार ने भारत की पहली व्यापक ग्राफीन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य क्या है, राज्य को ग्राफीन अनुसंधान, विकास और विनिर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना है। और ग्राफीन ये कार्बन परमाणु की एक परत है जो षटभुज में होती है, यानी कि हेक्सागोनल, और मतलब ये एक केवल परमाणु जितनी मोटी होती है, मतलब इसकी लंबाई है, चौड़ाई है, लेकिन हाइट नहीं होती, इसीलिए इसको 2D पदार्थ माना जाता है। और जब इस ग्राफीन की कई लाखों परतें मिल जाती है तो वो ग्रेफाइट बनाती है। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल रेस्टोरेंट विकसित किया जा रहा है, ये टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में है। तो अभी छत्तीसगढ़ के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में दुर्लभ और मालाबार पाइड हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए वन विभाग ने अभी 6 हॉर्नबिल रेस्टोरेंट को विकसित करने की घोषणा की है। तो इस तरह से ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो पहल है, ये जंगल के किसान कहे जाने वाले हॉर्नबिल्स को प्राकृतिक भोजन और रहने का सुरक्षित स्थान देने के लिए इसको शुरू किया गया है। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी भारतीय सेना ने वज्रघात अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया, तो आंसर हो जाएगा राजस्थान में किया है। तो कौन सी एक्सरसाइज है, वज्रघात है, भारतीय सेना ने इसका आयोजन किया कहाँ पर, जैसलमेर राजस्थान में, जो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज है वहां पर। ठीक है, तो इतनी सी बात ध्यान रखना, कौन सी एक्सरसाइज है, कहाँ पर इसका आयोजन हुआ, किसने किया। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे भी मधुमक्खी कॉरिडोर, ये जो पहल है ये किस संस्था के द्वारा शुरू की गई है, तो आंसर हो जाएगा NHAI, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसने भारत का पहला बी कॉरिडोर इनिशिएटिव शुरू किया है। अब ये बी कॉरिडोर क्या है, तो आप कहोगे ये हाईवेज के किनारे ऐसे पौधे लगाए, तो आप कहोगे इसमें क्या होगा, हाईवे के किनारे हम ऐसे पौधे लगाएंगे जो मधुमक्खियों और अन्य परागण को यानी कि पॉलिनेटर्स को आकर्षित करें। मतलब अब सड़कों के किनारे केवल आपको सजावटी पौधे नहीं दिखेंगे, बल्कि इकोलॉजिकल महत्व वाले पौधे यहाँ पे लगाए जाएंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, ध्यान में रखना। और NHAI मतलब नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्थापना होती है 1988 में, नई दिल्ली में मुख्यालय है और चेयरमैन है संतोष कुमार यादव।
फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली खिलाड़ी ये कौन बन गई है, तो आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत कौर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है हरमनप्रीत कौर, और इन्होंने भी भारत ऑस्ट्रेलिया के दूसरे T20 इंटरनेशनल में अपना 356वां अंतर्राष्ट्रीय मैच देखा, और इस तरह से उन्होंने न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान रही सूजी बैट्स को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, और यहाँ पे हरमनप्रीत कौर का नाम हमें ध्यान रखना है। अगला देखते हैं प्रश्न। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी विश्व सामाजिक न्याय दिवस, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, ये मनाया जाता है कब? ये 20 फरवरी को मनाया जाता है, और इसकी थीम है रिन्यूड कमिटमेंट टू सोशल डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं भारत का पहला जैन चादर महोत्सव ये कहाँ पर मनाया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैसलमेर में। अभी राजस्थान के जैसलमेर में ये मनाया जाएगा अभी मार्च में, 6 से लेकर 8 मार्च तक। ये भारत का पहला ऐतिहासिक जैन चादर महोत्सव होगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। कहाँ पर? जैसलमेर में। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी यूरोपीय संघ ने पहली बार यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस का उद्घाटन कहाँ पर किया, तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में किया है। तो अभी यूरोपियन यूनियन ने नई दिल्ली में अपना पहला यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस शुरू किया, और इस ऑफिस का उद्देश्य क्या है? भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच कानूनी मामलों में बेहतर तालमेल बनाना, सहयोग बढ़ाना और रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाना। इस केंद्र का उद्घाटन किया हमारे जो विदेश मंत्री है सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने। फिर अगले में पूछ रहे हैं टाइडल फ्लडिंग, इसको किसने अभी राज्य विशेष आपदा घोषित किया, तो आंसर हो जाएगा केरल। टाइडल फ्लडिंग मैंने आपको समझाया था, हाई टाइड लो टाइड समझे। जब ज्वार भाटा आता है, जब हाई टाइड आती है तो जो समुद्र का जल स्तर है वो ऊपर बढ़ जाता है। और हाई टाइड क्यों आती है? क्योंकि जब मून आ जाता है समुद्र के ऊपर, फुल मून आ रहा है, तो वो अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से उसको पुल करता है, और इस हाई टाइड के आने के कारण जो पानी तट के बहुत करीब पहुंच जाता है, और जहाँ पर भी तट का जो इलाका है वो इससे निचले होगा, तो वहाँ पे पानी भर जाता है। मतलब ये जो हाई टाइड आई है इसके कारण शहरों में पानी घुस जाता है, यूँ समझो, और उसके कारण बाढ़ आ जाती है। तो ये जो टाइडल फ्लडिंग आ रही है, ये जो बाढ़ आ रही है टाइड के कारण, तो उससे जो वहाँ पे लोगों को नुकसान हो रहा है, तो उनकी मदद करने के लिए अभी टाइडल फ्लडिंग को राज्य विशेष आपदा घोषित किया है केरल सरकार ने। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि लौसार महोत्सव किस समुदाय का नववर्ष का प्रतीक है, तो आंसर होगा तिब्बती समुदाय का ये एक नववर्ष का त्यौहार है। लोसर तिब्बती नववर्ष का त्यौहार है, और बौद्ध समुदाय के द्वारा इसको मनाया जाता है। ये तिब्बत में, नेपाल में, भूटान में, भारत में भी विशेष रूप से सिक्किम, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में इसको मनाया जाता है, और हिमालयी क्षेत्र में इसको मनाया जाता है। ठीक है, अभी हम मना रहे हैं इसको कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, आप ध्यान रखना। 18 से 20 फरवरी तक मनाया। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी रेत के नीचे छिपे सिकंदर महान के साम्राज्य का खोया हुआ पुराना शहर जिसका नाम है चर्रेक्स स्पेसिनो, ये कहाँ पर खोजा गया, तो आंसर होगा इराक में इसको खोजा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इराक के रेगिस्तान में रेत के नीचे दबा हुआ था ये एक शहर जिसका नाम है चारेक्स स्पासिनो। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी भारतीय सेना ने SALW, इसका मतलब हो गया स्मॉल लाइट वेपन, तो इनके कंट्रोल पर पहला यूनाइटेड नेशन फेलोशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम ये कहाँ पर आयोजित हुआ, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में भी कहा? मध्य प्रदेश के जबलपुर में इसका आयोजन किया भारतीय सेना ने। ये लघु यानी कि स्मॉल और हल्के हथियारों पर नियंत्रण करने के लिए पहला यूनाइटेड नेशन फेलोशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है। उद्देश्य यही है, छोटे और हल्के जो हथियार होते हैं, बंदूकें, राइफलें, इनके अवैध इस्तेमाल और तस्करी को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो इसका आयोजन किया गया मध्य प्रदेश में।
तो देखो ये प्रश्न क्या पूछ रहा है। अभी एक बुक आई है, द सेज वू रीइमेजिन हिंदुइज्म, द लाइफ लेसन एंड लेगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु। इस किताब को किसने लिखा है? सही उत्तर होगा शशि थरूर ने इस किताब को लिखा है। बुक का नाम आपको ध्यान रखना है, लेखक हो गए शशि थरूर, और इसको लॉन्च किया है हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है सीपी राधाकृष्णन जी ने। फिर अगले में पूछ रहे अर्थ शॉट प्राइज 2026 को कौन सा भारतीय शहर होस्ट करेगा? तो आंसर हो जाएगा इसका मुंबई। और ये जो अर्थ शॉट प्राइज है ना, ये पर्यावरण से संबंधित एक पुरस्कार है जिसमें पुरस्कार राशि मिलती है 1 मिलियन पाउंड। और कौन देता है? प्रिंस विलियम। 2021 में इस पुरस्कार को देना शुरू किया गया था, 2030 तक ये देंगे। 5 अलग अलग कैटेगरीज में दिया जाता है, जैसे प्रकृति, हवा, महासागर, कचरा और वायु जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए जो अच्छा काम करते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार इसका आयोजन मुंबई में होगा, ये ध्यान में रखना है। फिर अगले में पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री सेतु के तहत इंडिया फ्रांस नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स की स्थापना ये कहां पर होगी? तो आंसर होगा इसका कानपुर में होगी। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही उत्तर प्रदेश के कानपुर में भारत और फ्रांस की साझेदारी से एक बेहतरीन ट्रेनिंग सेंटर जिसका नाम होगा नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स एंड डिफेंस ये बनाने की घोषणा की है। और हमारी जो प्रधानमंत्री सेतु योजना है उसी के अंतर्गत इसको बनाया जाएगा। और प्रधानमंत्री सेतु योजना याद रखना ये लॉन्च हुई थी अक्टूबर 2025 में। पिछले बार भी हमने इसके बारे में पढ़ा था। इसका उद्देश्य क्या है? पहले तो इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखो, प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन उन्नत ITIs। मतलब जो ITI कॉलेजेस है उनको अपग्रेड किया जाएगा ताकि वहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका अच्छे से स्किल डेवलपमेंट किया जाए, उस तरह की स्किल उनको सिखाई जाए जो ज़रूरत उनको इंडस्ट्री में पढ़ने वाली है, ताकि जब वो कॉलेज से निकले तो इंडस्ट्री में उनकी जॉब लग जाए। मतलब नौकरी के लिए उनको तैयार करना है, इस तरह से उनको पढ़ाना है। और इस योजना का टारगेट भी पूछा जा सकता है। इस योजना का टारगेट क्या है कि अगले 5 सालों में 1000 सरकारी ITI कॉलेजेस को अपग्रेड करना है। और इसके लिए बजट रखा गया था कितना? 60,000 करोड़ रुपए का। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी राजकीय ईंट खोरी महोत्सव ये कहाँ पर मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा झारखंड में। तो राजकीय ईंट खोरी महोत्सव याद रखना है, अभी झारखंड के चतरा जिले में जो माँ भद्रकाली मंदिर परिसर है वहीं पर इसका आयोजन किया गया। ठीक है, महोत्सव कौन सा है? राजकीय ईंट खोरी महोत्सव झारखंड में मनाया गया। फिर पूछ रहे हैं वर्ल्ड पेंगोलिन डे, विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कोई फिक्स नहीं होता। इसका ये है कि ये मनाया जाएगा फरवरी के तीसरे शनिवार को, यानी कि सैटरडे को। तो इस बार ये मनाया जा रहा है 21 फरवरी को। और थीम क्या है? पेंगोलिन गार्जियंस इन एक्शन। फिर पूछ रहे हैं अभी फरवरी में किस राज्य ने नक्सल मुक्त होने की घोषणा कर दी है? तो आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार ने कह दिया कि वो नक्सल मुक्त हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे एक अंतिम जो माओवादी था सुरेश कोड़ा, उसने आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद इसने अपने आप को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया, किसने? बिहार ने। और वैसे भारत सरकार का लक्ष्य भी है अभी 2026 तक भारत को नक्सल मुक्त बनाना। फिर अगले में पूछ रहे हैं भारत और UK के विजन 2035 के तहत कहाँ ऑफशोर विंड विकसित किए जाएंगे? तो आंसर होगा गुजरात और तमिलनाडु में। ऑफशोर विंड का क्या मतलब हो गया? समुद्र में पानी के ऊपर पवन चक्कियाँ लगा करके बिजली पैदा करना, उसी को ऑफशोर विंड कहते हैं। और भारत और UK मिल करके अभी इन्होंने एक ऑफशोर विंड यानी कि समुद्र में पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई है जो किस पर काम करेगी? गुजरात और तमिलनाडु के तटों पर बिजली पैदा करना। किसके तहत? ऑफशोर विंड के तहत। ठीक है, ये ध्यान रखना। एक ये प्रश्न भी देख लो, पूछा जा सकता है वॉइस एरा को किस प्लेटफॉर्म पर अभी लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा भाषिणी। अभी दिल्ली में जो इंडिया AI इम्पैक्ट समिट हुआ था वहीं पे वॉइस एरा को लॉन्च किया गया, जो कि एक तरह का ओपन सोर्स AI प्लेटफॉर्म है। मतलब इसका इस्तेमाल करके उपयोगकर्ता अपनी स्थानीय भाषा में डिजिटल सिस्टम के साथ बातचीत कर सकते हैं। और अब इसको भाषिणी प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया गया। भाषिणी प्लेटफॉर्म कब आया था? 2022 में आया था, जो कि एक तरह का AI आधारित लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी जो 2026 में विंटर ओलंपिक्स हुए उसमें पदक तालिका में मेडल टैली में टॉपर कौन रहा? तो आंसर इसका हो जाएगा नॉर्वे। तो अभी जो विंटर ओलंपिक्स गेम्स हुए 2026 में, याद रखना इसका ये 25वां एडिशन था, जो कहाँ पर हुआ? इटली में। इटली के मिलानो कॉर्टिना में हुआ है। इसका मैस्कॉट था टीना और मिलो। इसमें जो नया गेम शामिल हुआ इसकी माउंटेनियरिंग था। और मेडल टैली आप देख सकते हो, पहले स्थान पे नॉर्वे है, फिर अमेरिका है, नीदरलैंड है, इटली है। भारत की बात करेंगे, भारत ने यहाँ पे एक भी मेडल नहीं जीता। भारत की तरफ से वैसे 2 ही खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, आरिफ मोहम्मद खान अल्पाइन स्कीइंग में और स्टेंजुन लुंडुप ने क्रॉस कंट्री स्कीइंग इवेंट में। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको बता दिया। अगला वाला भी देख लो, अगला 4 साल में होगा, यानी कि 2030 में जो अगला वाला 26वां एडिशन होगा विंटर ओलंपिक गेम्स का, वो फ्रांस में होगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अगला देखते हैं।
फिर अगले में पूछ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा 21 फरवरी को ही मनाया जाता है ये भी। और इसकी क्या थीम है, यूथ वॉइसेज ऑन मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, बहुभाषी शिक्षा पर युवाओं की आवाज। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किस राज्य ने मेरी रसोई योजना शुरू की है, तो आंसर हो जाएगा इसका पंजाब ने शुरू किया है। तो है क्या इस योजना में, जो गरीब परिवार है तो उनको पोषण युक्त खाद्य किट दिए जाएंगे, उस किट में दाल होगा, चीनी, तेल, हल्दी वगैरह होगी। तो सिंपल सा याद रखना है कौन सी योजना है, मेरी रसोई योजना, पंजाब ने इसको शुरू किया है। फिर ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा कि कौन सा देश अगले साल 2027 में एआई समिट को होस्ट करने वाला है, तो आंसर होगा जेनेवा के स्विट्जरलैंड में होगा। अभी स्विट्जरलैंड के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं गाई परमेलिन, ये आए हुए थे भारत में, जो भारत में जो एआई समिट हुआ था, एआई इम्पैक्ट समिट नई दिल्ली में, वहाँ पर उसके बाद इन्होंने घोषणा की कि भैया 2027 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में एआई समिट होस्ट किया जाएगा। और 2028 वाला भी याद रखो ये यूएई में होगा। अभी वाला तो आपको बताइए इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट हुआ था नई दिल्ली में, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। एक ये प्रश्न देखो, अभी महाराष्ट्र के आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल को 2025 में कौन सा सम्मान मिला है, तो आंसर होगा यूनेस्को मेरिट अवार्ड मिला है। तो महाराष्ट्र के पालघर जिले में है ये 475 साल पुराना आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल, और इसी को अभी यूनेस्को एशिया पैसिफिक मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्यों किया गया, तो इसने पारंपरिक चूना आधारित जो विधियाँ, जो पहले चूने का उपयोग करते थे, पहले सीमेंट वगैरह का उपयोग नहीं करते थे, उसी विधियों का उपयोग करके इसने अपना जीर्णोद्धार रिस्टोरेशन किया है, टूट फूट हो गया तो उसको सही किया है पुरानी विधियों का इस्तेमाल करके, इसीलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया, ठीक है, तो ध्यान रखना ये। अब यहाँ पे हम फिल्म अवार्ड्स की बात करते हैं। बाफ्ता अवार्ड्स 2026 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला, तो आंसर होगा वन बैटल आफ्टर अनादर को। बाफ्ता मतलब ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स, फिल्म और टेलीविजन में बेहतरीन काम करने वालों को दिया जाने वाला एक ब्रिटिश सम्मान है ये, और पहली बार 1949, इस बार 79 नंबर का एडिशन है। ये 4 कैटेगरी इंपॉर्टेंट रहेगी, ध्यान में रखना। जैसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड तो मिला है वन बैटल आफ्टर अनादर को, बेस्ट एक्टर रहे रॉबर्ट एर्रेमोए आई स्वेयर मूवी के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस हैं जैसी बकले हेमनेट मूवी के लिए, और बेस्ट डायरेक्टर है पॉल थॉमस एंडरसन वन बैटल आफ्टर अनदर मूवी के लिए। और हमारे लिए एग्जाम के लिए पूछोगे तो ये वाला पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक मणिपुरी फिल्म है, नाम है बूम, और इसने सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म का पुरस्कार जीता है। और ये भी बता दूं, ये जो मूवी है इसको डायरेक्ट किया लक्ष्मी प्रिया देवी ने, और इसके जो प्रोड्यूसर है वो फरहान अख्तर है और रितेश सिद्धवानी है, ठीक है, तो ध्यान रखना इस बार का 79 नंबर का एडिशन था। फिर अगला प्रश्न देखो, एक बुक आई है अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन, इस बुक को किसने लिखा है, तो आंसर होगा विजय गोयल ने लिखा है। तो एक तरह की एक कॉफी टेबल बुक है, और इसको लॉन्च किया हमारे वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन ने। अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर है, ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं भारत और किस देश के बीच में अभी वज्र प्रहार 2026 का आयोजन किया गया, तो आंसर होगा इसका हिमाचल प्रदेश में किया गया है। तो वज्र प्रहार अभ्यास एक तो 16वां एडिशन हुआ, अभी भारत और अमेरिका के बीच में होता है। कहाँ पर हुआ, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के बकलो स्थित स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। तो इसमें ये याद रखना होता है कौन सा एक्सरसाइज है, कौन सा एडिशन हुआ, किन देशों के बीच में हुआ और कहाँ हुआ। 4 तरह के प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछे अभी राष्ट्रपति भवन में एडविन लुटियंस की प्रतिमा हटाकर के किसकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी, तो आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। और मोदी जी ने घोषणा कर दी है, और वैसे इसका उद्घाटन भी कर दिया गया। अभी राष्ट्रपति भवन में ही हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने एडविन लुटियंस की प्रतिमा को हटा करके उसकी जगह सी राजगोपालाचारी की प्रतिमा को स्थापित कर दिया है। तो सी राजगोपालाचारी ध्यान रखना, ये भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, और जब पहली बार 1954 में जो भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया था 3 लोगों को, उसमें से एक ये भी थे। बाकी 2 कौन थे ये आप बताएंगे। और जो इनकी प्रतिमा हटाई गई एडविन लुटियंस, वो ब्रिटिश वास्तुकार थे, उन्होंने नई दिल्ली का डिज़ाइन तैयार किया था, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, इन सब का निर्माण किया था। तो अब इनकी हटा दी गई और इनकी लगा दी गई। फिर अगले में पूछ रहे हैं विश्व शांति और सहभागिता दिवस ये कब मनाया गया, तो आंसर हो जाएगा 23 फरवरी को। तो 23 फरवरी को हर साल वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे के रूप में मनाया जाता है, बस इतना सा ध्यान रखो आप। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं, तो आंसर होगा रॉब जेटन बन गए हैं। 38 वर्ष की आयु में रॉब जेटन ये नीदरलैंड के सबसे युवा और पहले खुले तौर पर समलैंगिक प्रधानमंत्री बन गए हैं। इनकी पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक 66।
और नीदरलैंड से आपको बता दूं, इसने 2001 में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी थी और ऐसा करने वाला ये दुनिया का पहला देश बना था। और अभी इसके पहले खुले तौर पर समलैंगिक प्रधानमंत्री यही हैं, रॉब जेटन, जो सबसे युवा भी है। एक बार आप नीदरलैंड को मैप में देखो, ये रहा नीदरलैंड। कैपिटल इसके एम्स्टर्डम होती है, करेंसी यूरो है। और पिछले साल जो नाटो समिट हुआ था वो हैग नीदरलैंड में ही हुआ था। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी पहले पूर्वोत्तर चावल महोत्सव का आयोजन ये कहाँ पर किया गया, तो आंसर इसका हो जाएगा नागालैंड में किया गया है। पूर्वोत्तर चावल महोत्सव विरासत का अनाज, इसको टाइटल नाम दिया गया। पहली बार इसका आयोजन किया गया नागालैंड में ही। और इसी के साथ याद रखना, अभी नागालैंड में ही पहला सोयाबीन महोत्सव भी मनाया गया, जिसकी थीम है खेत से दावत तक। फिर अगले में पूछ रहे वृंदावनी वस्त्र संबंधी कल्चरल म्यूजियम प्रोजेक्ट का शिलान्यास अभी कहाँ पर किया गया, तो आंसर होगा इसका गुवाहाटी में। तो असम के जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, भी उन्होंने ही गुवाहाटी के खानपारा में विश्व स्तरीय सांस्कृतिक संग्रहालय की आधारशिला रखी है। और संग्रहालय में 16वीं शताब्दी के वृंदावनी वस्त्रों को रखा जाएगा। ये वस्त्र कहाँ से मंगाए जा रहे हैं, ये ब्रिटिश संग्रहालय से मंगाए जा रहे हैं, जिन्हें 16वीं शताब्दी का रेशमी वस्त्र, पवित्र रेशमी वस्त्र हैं ये, जिसे वैष्णव संत विद्वान श्रीमंत शंकर देव के मार्गदर्शन में तैयार किया गया था। फिर ब्रिटिश लोग इन्हें ले गए और अब वहाँ से मंगा रहे हैं, इनको यहाँ पे प्रदर्शित किए जाएंगे। फिर अगले में पूछ रहे हैं HIV से बचाव की इंजेक्शन वाली दवा जिसका नाम है लेनाकापाविर, ये शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना, तो आंसर होगा जिम्बाब्वे। याद रखना, HIV से बचाव के लिए साल में 2 बार लगने वाली लेनाकापाविर इंजेक्शन का उपयोग शुरू करने वाला जिम्बाब्वे दुनिया का पहला देश बन गया है। और इसको तैयार किया है गिलियड साइंसेज कंपनी ने, कैलिफोर्निया की ये कंपनी है। HIV और एड्स दोनों की फुल फॉर्म ध्यान रखना, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस और एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। फिर अगले में पूछ रहे हैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, सेंट्रल एक्साइज डे, ये कब मनाया गया, तो आंसर हो जाएगा 24 फरवरी को। तो 24 फरवरी को ये सेंट्रल एक्साइज डे के रूप में मनाया जाता है। और थीम क्या रहेगी, डिजिटल इंटीग्रेशन फॉर ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन। फिर अगले में पूछ रहे हैं नीति आयोग के नए CEO कौन बन गए, तो आंसर होगा नीति छिब्बर। एक्चुअली में इनको एडिशनल चार्ज मिला है। अभी तक जो नीति आयोग के CEO थे BVR सुब्रमण्यम, इनका कार्यकाल समाप्त हो गया है, तो उसके बाद नीति छिब्बर को नीति आयोग के CEO का एडिशनल चार्ज, अतिरिक्त प्रभार दिया गया। आपको नीति छिब्बर का नाम याद होगा क्योंकि इससे पहले ये CBSE के अध्यक्ष रह चुकी है और वर्तमान में ये विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय की डायरेक्टर जनरल है। और उसी के साथ इनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया नीति आयोग के CEO का। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत का पहला जाति मुक्त गांव कौन सा बन गया है, तो आंसर होगा सौंदला। ये कहाँ का है, तो ये महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले का है ये सौंदला गांव, जो कि अभी आधिकारिक तौर पर भारत का पहला जाति मुक्त कास्ट फ्री गांव बन गया है। अभी फरवरी में ही ग्राम सभा के द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर यहाँ पर जाति आधारित भेदभाव को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो भारत का पहला जाति मुक्त गांव सौंदला है, ये ध्यान में रखना। फिर अगले में पूछ रहे केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा जारी की गई भारत की पहली व्यापक आतंकवाद रोधी नीति का नाम क्या है, तो आंसर होगा प्रहार। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश की पहली आतंकवाद विरोधी और साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी प्रहार को लॉन्च किया है। ये पॉलिसी आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद को रोकने और जवाब देने के लिए रणनीतिक रूपरेखा तैयार करने का काम करेगी। बाकी प्रहार की फुल फॉर्म दे रखी है। P मतलब प्रिवेंशन रेस्पॉन्स, A से हो गया एग्रीगेटिंग कैपेसिटी, H से ह्यूमन राइट्स, एट्यूनेटिंग, फिर A से अलाइनिंग और R से रिकवरी। ठीक है, प्रहार नाम ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे राष्ट्रीय आरोग्य मेले 2026 का आयोजन ये कहाँ पर किया गया, तो आंसर होगा शेगांव में। तो राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 की हम बात कर रहे हैं, इसका आयोजन अभी महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के शेगांव में किया गया है। इसका आयोजन किया आयुष मंत्रालय ने और इसका उद्घाटन किया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। फिर अगले में पूछ रहे हैं RBI ने देश का दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर कहाँ पर लॉन्च किया, तो आंसर हो जाएगा इसका उड़ीसा में, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में। RBI ने ये देश का दूसरा हाई सिक्योरिटी डेटा सेंटर लॉन्च किया है। पहला वाला कहाँ पर है, पहला वाला नवी मुंबई खारघर में आपको मिलेगा। तो इसका उद्देश्य क्या है, अगर मुंबई वाला जो डेटा सेंटर है अगर किसी कारण से बंद हो जाता है तो ये दूसरा वाला जो केंद्र है जो भुवनेश्वर में इन्होंने बनाया है वो तुरंत कार्यभार संभाल लेगा, जिससे क्या होगा, देश की बैंकिंग सेवाएं रुकेगी नहीं। फिर अगले में पूछ रहे भारत और किस देश के बीच धर्मागार्जन अभ्यास का आयोजन ये किया गया, तो आंसर हो जाएगा जापान। तो एक्सरसाइज कौन सा है, धर्मागार्जन है और 7वां एडिशन अभी हुआ है भारत जापान के बीच में, कहाँ पर, उत्तराखंड के चौबटिया में। और इसमें भारत की ओर से लद्दाख स्काउट्स ने हिस्सा लिया है। ठीक है, तो ये बातें ध्यान में रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं कंपनी है वारी एनर्जी, ये भारत की सबसे बड़ी लिथियम आयन गीगा फैक्ट्री ये किस राज्य में स्थापित करेगी, तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। कौन सी कंपनी, वारे एनर्जीज, ये आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली जिले के रंबिल्ली में भारत की सबसे बड़ी एकीकृत
इंटीग्रेटेड लिथियम आयन बैटरी गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगा। इसके लिए निवेश करेगा 8,175 करोड़ रुपए और इसकी क्षमता होगी प्लांट की 16 गीगावाट आवर। लिथियम आपको बताइए प्राकृतिक में पाए जाने वाली सबसे हल्की धातु होती है। बैटरीज बनती है इससे, लिथियम आयन बैटरीज। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किसने अपने पहले उपग्रह मिशन दृष्टि की घोषणा की है, तो आंसर होगा गैलेक्स आई ने। बंगलुरु का एक स्पेस टेक स्टार्टअप है गैलेक्स आई, जिसने अभी दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट जिसको नाम दिया मिशन दृष्टि, इसको लॉन्च करने की घोषणा की है। मतलब ये भारत का सबसे बड़ा एक निजी उपग्रह होगा। वजन में बात करोगे तो 160 किलोग्राम का, जो बादलों और रात के अंधेरे में भी हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें लेने में सक्षम होगा। इसका उपयोग रक्षा और आपदा प्रबंधन के लिए किया जाएगा। तो गैलेक्स आई एक प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप है। आईआईटी मद्रास के पूर्व छात्रों ने इसको बनाया है। कहाँ पर है? बंगलुरु में। फिर अगले में पूछ रहे भी भारतीय सेना ने स्ट्रेला 10 एयर डिफेंस मिसाइलों का परीक्षण ये कहाँ पर किया, तो आंसर हो जाएगा राजस्थान में। तो भारतीय सेना के कोणार्क कोर ने अभी स्ट्रेला 10 का सफल परीक्षण किया, जो कि क्या है? एक वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। कम दूरी का एक एयर डिफेंस सिस्टम है और इसका परीक्षण अभी राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया, जिसकी रेंज है 6 से 10 किलोमीटर की। ठीक है, तो ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्काराज ने जीता है। आप जानते हो स्पेन के टेनिस प्लेयर है कार्लोस अल्काराज और इन्होंने अभी कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मेन सिंगल का टाइटल जीत लिया। फाइनल में इन्होंने फ्रांस के आर्थर फिल्स को हराया। वहीं वुमेन सिंगल की बात करेंगे, इसको जीता है कैरोलिना मुचोवा ने, ये चेक रिपब्लिक की है और उन्होंने हराया है विक्टोरिया मब्बको को, जो कनाडा से है। कार्लोस, याद रखना, इस बार का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 हुआ उसमें मेन सिंगल का टाइटल इन्होंने ही जीता है। आप लोग बताएंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन का वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता। फिर पूछ रहे भाई केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केरल के नए नाम को मंजूरी दे दी है, तो आंसर होगा आर्टिकल 3। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल के नाम को बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और ये बदलाव संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत किया जा रहा है, जो कि राज्य के नाम के परिवर्तन की अनुमति देता है। आपको याद होगा केरल राज्य विधानसभा ने 24 जून 2024 को सर्वसम्मति से इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया था और अभी उसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी भी दे दी है। तो केरल हो जाएगा केरलम। फिर अगले में पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी 2026 में इजराइल की ओर से कौन सा संसदीय सम्मान प्राप्त हुआ है, तो आंसर हो जाएगा इसका स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल। तो अभी नरेंद्र मोदी जी को यरूशलेम में इजराइल के सर्वोच्च संसदीय सम्मान जिसको कहते हैं स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया और ये अवार्ड पाने वाले वो दुनिया के पहले वैश्विक नेता बन गए हैं। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपको पता है इजराइल की संसद को ही हम क्या कहते हैं? नेसेट कहते हैं और इजरायली संसद के जो अध्यक्ष है अमीर ओहाना, उन्होंने ही इनको ये सम्मान प्रदान किया। फिर अगले में पूछ रहे भी राजाजी महोत्सव कहाँ पर मनाया गया, तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में मनाया गया। राजाजी उत्सव पहली बार मनाया गया कहाँ पर? नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में और इसी मौके पर हम पढ़ चुके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति भवन में सी राजगोपालाचारी की प्रतिमा का अनावरण किया। किसकी जगह? ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस की जगह। सी राजगोपालाचारी भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी किसने कलारी लीप अभ्यास का आयोजन किया, तो आंसर हो जाएगा भारतीय वायुसेना ने। तो भारतीय वायुसेना की दक्षिणी वायु कमान इसने अभी लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह में कलारी लीप एक नाम से एक उच्च स्तरीय संयुक्त समुद्री अभ्यास का आयोजन किया। ठीक है, तो इतना याद रखो कौन सा अभ्यास है, किसने किया, कहाँ पर किया। फिर अगले में पूछ रहे हैं लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ये लीगो इंडिया का निर्माण कहाँ पर करेगा, तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में करेगा। लार्सन एंड टुब्रो ये महाराष्ट्र के हिंगोली में भारत के पहले लीगो मतलब लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी का निर्माण करेगा, जो कि एक मेगा साइंस प्रोजेक्ट है। लीगो मतलब क्या होता है? आप कहोगे ये एक ऐसी वेधशाला है, प्रयोगशाला है जो ब्रह्मांड में होने वाली बड़ी घटनाओं जैसे कि ब्लैक होल का निकलना, तो ऐसी घटनाओं से निकलने वाली गुरुत्वाकर्षण तरंगों ग्रेविटेशनल वेव्स का पता लगाने का काम करेगी। तो इस प्रोजेक्ट में कितना खर्चा होगा? 1 से लेके 2,500 करोड़ रुपए तक इस प्रोजेक्ट में खर्च होंगे और इसमें लार्सन एंड टुब्रो 8 किलोमीटर लंबी वैक्यूम ट्यूब का निर्माण करेगी। कहाँ पे? महाराष्ट्र के हिंगोली में। लार्सन एंड टुब्रो से याद रखना इसका मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में। एसएन सुब्रमण्यम सीएमडी है और 1946 में स्थापना होती है। फिर अगले में पूछ रहे हैं एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2026 का 7वां संस्करण हुआ, कहाँ पर हुआ, तो आंसर हो जाएगा पुणे में हुआ। एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 7वां संस्करण हुआ पुणे महाराष्ट्र में और थीम है वैश्वीकरण से परे भू अर्थशास्त्र।
फिर अगले में पूछ रहे हैं भी टीचर एप्लीकेशन 2.0 को किसने डेवलप किया है, तो आंसर हो जाएगा भारती एयरटेल ने। कौन सी एप्लीकेशन है? टीचर एप्लीकेशन 2.0, जो कि एक तरह का एआई संचालित डिजिटल ऐप है। इसको अभी हमारे जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया और इसको तैयार किया है भारतीय एयरटेल फाउंडेशन और CK12 फाउंडेशन ने। तो इस एप्लीकेशन का उपयोग करके जो शिक्षक है वो अपनी पाठ योजना तैयार कर सकेंगे, कक्षा में गतिविधियां तैयार कर सकेंगे, अध्ययन सामग्री खोजने में मदद करेगा ये एप्लीकेशन उनको, एआई का उपयोग करेगा ये। इससे शिक्षक जो अपना मटेरियल तैयार करते हैं उसमें लगने वाला समय बचेगा और क्वालिटी वो अपना कंटेंट तैयार कर पाएंगे। ठीक है, तो याद रखना ये। फिर अगले में पूछ रहे हैं विश्व महासागर विज्ञान सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ पर किया गया, तो आंसर हो जाएगा गोवा में किया गया है। विश्व महासागर विज्ञान सम्मेलन 2026 चौथा एडिशन हुआ, अभी इसका कहाँ पर? गोवा में। इसका उद्घाटन किया गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने और थीम क्या है? ओशन हेल्थ एंड सस्टेनेबल फ्यूचर, महासागर स्वास्थ्य और सतत भविष्य। फिर अगले में पूछ रहे हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 में टॉप पर कौन रहा, तो आंसर हो जाएगा इंडियन आर्मी। ये 2 चरणों में हुआ, 2 फेजेज में। पहला चरण इसका अभी जनवरी में हुआ था लेह लद्दाख में और दूसरा चरण अभी फरवरी में ही हुआ गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। याद रखना मेडल टैली आपके सामने है। पहले स्थान पे इंडियन आर्मी है, 9 गोल्ड 6 सिल्वर 8 ब्रोंज के साथ टोटल 23 मेडल जीते। फिर दूसरे पे हिमाचल प्रदेश, तीसरे पे हरियाणा रहा है। अच्छा, ये जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स है ना, एक बार एग्जाम में प्रश्न ये आया था, इसका पहला एडिशन कब हुआ था? 2020 में हुआ था जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। फिर अगले में पूछ रहे हैं बेला ग्राम, ये भारत का पहला नेट जीरो पंचायत ये बन गया है, ये किस राज्य में है, तो सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र के भंडारा जिले में है ये बेला ग्राम पंचायत, जो कि भारत की पहली नेट जीरो कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है। आपको याद दिला लूँ, इसी गांव ने 2024 में कार्बन न्यूट्रल कैटेगरी में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार भी जीता था। और अभी याद रखना ये भारत की पहली नेट जीरो कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है। इसका मतलब क्या हो गया? जितना कार्बन ये गांव उत्सर्जित कर रहा है उतना अवशोषित भी कर रहा है। कैसे कर रहा होगा? इन्होंने इसके लिए बहुत सारे पेड़, हजारों की तादाद में पेड़ लगाए हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने राहवीर योजना शुरू की, तो आंसर हो जाएगा दिल्ली ने। राहवीर योजना पहले भी हम पढ़ चुके हैं, एक तरह की जन कल्याणकारी पहल है। और इसमें क्या होता है, अगर कोई सड़क में हादसा दुर्घटना हो जाती है और आप देखते हो कि हाँ अभी इसका एक्सीडेंट हो गया, तो दुर्घटना के बाद वाला जो 1 घंटा होता है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है, इंपॉर्टेंट होता है। अगर उस बंदे को जिसका एक्सीडेंट हुआ उसको आप तुरंत अस्पताल पहुंचा देंगे तो उसकी जान हो सकता है बच जाए, इसलिए उस पूरे पीरियड को गोल्डन आवर कहा जाता है। और अगर आप ऐसा करोगे तो अगर उसकी जान बच जाती है तो आपको पुरस्कार के रूप में 25,000 रुपये भी दिए जाएंगे। तो यह है राहवीर योजना कि किसी रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और जो राहगीर वहाँ से निकल रहे हैं अगर उसकी मदद करते हैं तुरंत और उसको हॉस्पिटल पहुँचा देते हैं और उसकी जान बच जाती है तो उनको पुरस्कार के रूप में 25,000 रुपये भी दिए जाएंगे। एक व्यक्ति को हर साल अधिकतम 5 बार ये पुरस्कार दिया जा सकता है और हर साल टॉप 10 राहगीरों को सेलेक्ट किया जाएगा, अतिरिक्त 1 लाख रुपये उनको दिए जाएंगे। तो सिंपल से याद रखना, अभी से लागू करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी बन गया दिल्ली। पहला राज्य बना था मध्य प्रदेश, जब भी हमने इसकी बात की थी। फिर अगले में पूछ रहे भी वर्ल्ड एनजीओ डे कब मनाया गया, तो आंसर हो जाएगा 27 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड एनजीओ डे के रूप में। पहली बार 2014 में मनाया गया था। थीम है रिस्टोरिंग डिग्निटी थ्रू इंक्लूजन। एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। फिर अगले में पूछ रहे हैं वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2026 का आयोजन ये कहाँ पर किया गया, तो आंसर हो जाएगा इसका नई दिल्ली में। तो ये है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2026, अभी 25वां एडिशन हुआ इसका और नई दिल्ली में हुआ। आयोजन किया टेरी ने, द एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट ने। तो आयोजन करने का उद्देश्य है ग्लोबल लीडर्स और एक्सपर्ट्स को जोड़कर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट एक्शन का समाधान खोजना। और टेरी जिसने इसका आयोजन किया है, इसकी स्थापना होती है 1974 में, नई दिल्ली में मुख्यालय है और डायरेक्टर जनरल है विभा धवन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर अगले में पूछ रहे हैं दिल्ली ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो आंसर होगा स्टेफानोस साकेलारेडिस ने जीता है। दिल्ली ओपन एक तरह का ये एटीपी चैलेंजर टूर्नामेंट है, 6वां एडिशन अभी हुआ नई दिल्ली में। मेन सिंगल जीता है स्टेफानोस ने, ग्रीस से हैं। इन्होंने ओलिवर क्रॉफोर्ड को हटाया, ये ग्रेट ब्रिटेन से है। इससे इंपॉर्टेंट ये वाला रहेगा हमारे लिए, मेंस डबल वाला। इसको जीता है सिद्धार्थ बंतिया ने जो भारतीय हैं और इनके साथी हैं एलेक्जेंडर डॉन्स्की ने। और ये कहाँ से हैं, ये बुल्गारिया से हैं। और इन्होंने किस जोड़ी को हराया, प्रुचिया इशारो जो कि थाईलैंड से हैं और एक भारतीय हैं निकी कालियंडा। तो इस जोड़ी ने इस जोड़ी को हराया है। जीतने वाली जोड़ी याद रखना, उसमें एक भारतीय हैं क्योंकि, और ये तीसरी बार भी है जब किसी भारतीय खिलाड़ी ने दिल्ली ओपन डबल्स की ट्रॉफी जीती है।
फिर अगले में पूछ रहे हैं भी भारतीय सेना ने कहाँ पर अग्निवर्षा अभ्यास का आयोजन किया, तो आंसर हो जाएगा राजस्थान में किया है। भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने ही अभी राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में अभी अग्निवर्षा अभ्यास का आयोजन किया। इतना सा याद रखो आप। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा रोड सेफ्टी के लिए ग्लोबल चैंपियन किसे चुना गया, तो आंसर होगा सचिन तेंदुलकर को। तो अभी संयुक्त राष्ट्र ने सचिन तेंदुलकर को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए अभी ग्लोबल चैंपियन फॉर रोड सेफ्टी नामित किया है। मतलब अब सचिन तेंदुलकर लोगों को जिम्मेदार ड्राइविंग के प्रति जागरूक करेंगे। ठीक है, तो सचिन का नाम याद रखना। फिर एक योजना आई थी होम स्टे योजना, ये शुरू हुई है राजस्थान में। राजस्थान सरकार ने ही पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए ही ये होम स्टे योजना शुरू की है। मतलब इसमें लोग अपने घरों में अधिकतम 8 कमरे और 24 बेड की सीमा तक पर्यटकों को ठहरने की सुविधा दे सकेंगे। तो जो पर्यटक होंगे वो होटल वगैरह की जगह स्थानीय जो मकान होंगे वहाँ पर स्टे करें, स्थानीय संस्कृति को समझें, उससे परिचित होंगे, तो उनको भी अच्छा लगेगा और रोजगार भी बढ़ेगा वहाँ पे स्थानीय लोगों का। ये इसका उद्देश्य है। और एक प्रश्न ये था कि किस राज्य ने रानी दुर्गावती योजना शुरू करने की घोषणा की है, तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ ने। अभी बजट पेश किया था तो वहीं पे इसकी घोषणा हुई है। क्या होगा इस योजना में, तो इसमें राज्य में जो बच्चियां जन्म लेगी जब वो 18 साल की हो जाएंगी तो उनको 1.5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। ये इस योजना का उद्देश्य है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। तो कौन सी योजना? रानी दुर्गावती योजना, छत्तीसगढ़।